जय हिंद। नमस्कार। इकोनॉमिस्ट उदयभान सिंह यूट्यूब चैनल पर आप सभी प्रतिभागियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होंगे। मित्रों, आज हम आपके साथ चर्चा पर चर्चा करने जा रहे हैं एक बहुत ही चर्चित मुद्दे और उसके संदर्भ में उससे संबंधित जो विविध पहलू हैं उसके बारे में। वह चर्चित मुद्दा है ग्लोबल हंगर इंडेक्स और भारत। गत वर्षों की तरह, पिछले वर्षों की तरह इस वर्ष भी एक शरारत भरी रिपोर्ट जारी की गई जिसमें भारत को एक बार पुनः नीचा दिखाने का जानबूझकर प्रयास किया गया। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के संदर्भ में प्रत्येक वर्ष एक रिपोर्ट जारी की जाती है जिसके माध्यम से विभिन्न देशों में खाद्य सुरक्षा, कुपोषण और भूखमरी की स्थिति का आकलन किया जाता है। विभिन्न देशों को रैंकिंग प्रदान की जाती है। इस वर्ष 125 देशों को सम्मिलित किया गया जिसमें भारत को 111वां स्थान दिया गया। हम इस रिपोर्ट पर परिचर्चा करने के पहले ग्लोबल हंगर इंडेक्स का बेसिक आपको हम पहले समझाएंगे, उसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। खाद्य सुरक्षा के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद इस रिपोर्ट और भारत के बारे में हम चर्चा करेंगे। मित्रों, खाद्य सुरक्षा की समस्या, कुपोषण की समस्या केवल वर्तमान की समस्या नहीं है, बल्कि यह शताब्दियों से, दशकों से, सदियों से चली आ रही समस्या है। खाद्य सुरक्षा की समस्या के समाधान को लेकर के 1996 में खाद्य सुरक्षा की समस्या के समाधान को लेकर 1996 में 1996 में FAO के तत्वाधान में फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन के तत्वाधान में इटली के शहर रोम में विश्व खाद्य सुरक्षा सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में सभी देशों से खाद्य सुरक्षा की समस्या, कुपोषण की समस्या, भूखमरी से लोगों को बचाने का आह्वान किया गया और वैश्विक समुदाय से यह आह्वान किया गया कि विश्व के विभिन्न देशों में खाद्य सुरक्षा की समस्या, कुपोषण का आकलन, भूखमरी का आकलन करने के लिए कोई एक पैरामीटर बनाया जाए, कोई इंडेक्स बनाया जाए जिसके आधार पर विभिन्न देशों की स्थिति का आकलन किया जा सके और आकलन करके संबंधित देश के बारे में समग्र जानकारी उपलब्ध करा करके उस देश को नीतिगत और संस्थागत सुधार करने के लिए प्रेरित किया जा, मजबूर किया जा, बाध्य किया जा। तो विश्व खाद्य सुरक्षा सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर निवेश को बढ़ावा देने का निर्णय लिया गया। वस्तुतः मित्र, खाद्य सुरक्षा की अवधारणा एक मात्रात्मक अवधारणा ही नहीं है, एक गुणात्मक अवधारणा है जिसके अंतर्गत इस बात पर बल दिया जाता है
कि लोगों को न्यूनतम मात्रा में गुणवत्ता युक्त, पोषकता युक्त खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो सके, जिससे कि उनका शारीरिक और मानसिक विकास सुनिश्चित हो सके, जिससे उनका शारीरिक और बौद्धिक विकास सुनिश्चित हो सके। खाद्य सुरक्षा लोगों के मानव अधिकारों से जुड़ी हुई है, लोगों के मौलिक अधिकारों से एक प्रकार से जुड़ी हुई है। खाद्य सुरक्षा जीने के अधिकार से जुड़ी हुई है, प्राकृतिक अधिकारों से जुड़ी हुई है, जो व्यवहारिक तौर पर हम और आप कहते हैं रोटी, कपड़ा और मकान, मनुष्य की बुनियादी आवश्यकता है। तो खाद्य सुरक्षा हमारी बुनियादी आवश्यकताओं से जुड़ी हुई है। तो 1996 में जब यह सम्मेलन हुआ, तो इस सम्मेलन में विश्व के विभिन्न देशों से इस दिशा में उपयुक्त कदम उठाने के लिए कहा गया, और यह कहा गया कि यदि खाद्य सुरक्षा की समस्या का समय रहते समग्र समाधान नहीं खोजा जाता, तो यह समस्या विश्व में अशांति को जन्म देगी। यह समस्या विश्व में आंतरिक संघर्ष को बढ़ावा देगी। यह समस्या अनैतिक गतिविधियों को बढ़ावा देगी। यह समस्या विश्व में अनेक हिंसक घटनाओं को बढ़ावा देगी। यह समस्या बाह्य संघर्ष को बढ़ावा देगी। यह समस्या मानव दुर्व्यवहार को बढ़ावा देगी, मनुष्यों के अनैतिक व्यापार को बढ़ावा देगी। तो कहने का आशय है कि 1996 में वैश्विक नेताओं ने एक समग्र और व्यापक दृष्टिकोण को अपनाते हुए खाद्य सुरक्षा की समस्या के लिए समाधान करने की प्रतिबद्धता व्यक्त किया, और इस क्रम में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से प्रयास करने को कहा कि आप एक ऐसा इंडेक्स बनाइए जिसके माध्यम से विश्व में भूखमरी का स्थिति का आकलन किया जा सके। इसके बाद इस दिशा में प्रयास होना शुरू हुआ। तो जर्मनी का एक एनजीओ था, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे शार्ट में इफरी कहा जाता। इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक संकल्पना डेवलप किया जिसका नाम रखा गया ग्लोबल हंगर इंडेक्स। यह इंडेक्स पहली बार 2001 में फॉर्मुलेटेड किया गया। किसके द्वारा? इफरी के द्वारा किया गया। आपसे पूछा जाए कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स, वैश्विक भूख सूचकांक की अवधारणा कब और किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है, तो आप कहना कि यह वर्ष 2001 में इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा यह अवधारणा लाई गई है। इसके बाद दो अन्य संस्थाओं, वेल्थ हंगर हेल्प और कंसर्न वर्ल्ड वाइज ने इफरी के साथ मिल करके इसके बाद व्यापक अध्ययन किया और ग्लोबल हंगर इंडेक्स का पैरामीटर तय किया। शुरू में इसमें मुख्य तौर से 3 तत्वों को आधार बनाया गया: कुपोषण, बाल कुपोषण और शिशु मृत्यु दर। जब 2001 में यह सूचकांक बनाया गया ग्लोबल हंगर इंडेक्स, तो इसमें 3 कुपोषण, दूसरा बाल कुपोषण और तीसरा शिशु मृत्यु दर
यह पैरामीटर बनाया गया। कुपोषण में यह बताया गया कि किसी देश की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कुपोषण का शिकार है। कुपोषण में यह बताया गया कि किसी देश की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कुपोषण का शिकार है। कुपोषण एडल्ट लोगों में भी होता है, बच्चों में भी होता है, वयस्क लोगों में। दूसरा, बाल कुपोषण की बात की गई। 1 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे कितना कुपोषण का शिकार है। इसका शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, जिसमें कहा जाता है किसी देश में कितने बच्चों की मृत्यु जन्म के पहले वर्ष में ही हो जाती है, अर्थात वह अपना पहला हैप्पी बर्थडे भी नहीं मना पाते, उसे शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर को 1000 बच्चों के रिस्पेक्ट में आकलित किया जाता। यदि किसी देश में 1 वर्ष में 1000 बच्चे जन्म ले रहे हैं, उनमें से 40 बच्चों की मृत्यु जन्म के 1 वर्ष के अंदर हो गई, तो कहा जाएगा कि उस देश में शिशु मृत्यु दर 40 प्रति हजार है। तो जब 2001 में GHI लाया गया, तो GHI के यह 3 कंपोनेंट थे। क्या? कुपोषण, जिसमें हमने बताया कि किसी देश की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग गरीबी रेखा के नीचे। दूसरा, बाल कुपोषण। तीसरा, शिशु मृत्यु दर। यह 3। इसके बाद 2006 में पहली बार 2006 में पहली बार वेल्थ हंगर हिल और कंसर्न वर्ल्ड वाइज ने इफरी के साथ मिल करके जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी किया। आपसे पूछा जा, पहली रिपोर्ट कब जारी हुई थी ग्लोबल हंगर इंडेक्स को लेकर के? तो 2006 में जारी की गई थी ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट। यह सामान्यतया एनुअली जारी की जाती और इसे विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है। 16 अक्टूबर को जारी किया जाता है। कहा जाता है कि GHI का मान 0 से 100 के बीच होता है। GHI का मान 0 से 100 के बीच होता है। इसका मान न्यूनतम 0 होता है, उसका और अधिकतम 100 होता है। इसका मान जितना अधिक होगा उस देश में, अगर हम कहें कि इसका मान जितना अधिक होगा उस देश में खाद्य सुरक्षा की स्थिति उतनी गंभीर होगी। और जितना मान कम होगा खाद्य सुरक्षा की स्थिति उतना ही बेहतर। हमने कहा यदि सूचकांक का मान 0 है तो वहां कुपोषण और भूखमरी की स्थिति नहीं है। तो याद रखना मित्रों कि GHI का मान कम होना बेहतर है, अधिक होना बेहतर नहीं है। प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा कि GHI पहली बार कब जारी की गई? तो वर्ष 2006 में जारी की। किसके द्वारा जारी किया गया था? वेल्थ हंगर हिल और कंसर्न वर्ल्ड वाइज ने किसके साथ मिलकर के? इफरी के साथ मिलकर के जारी किया। तब से यह प्रक्रिया जो है आगे बढ़ती गई और 2016 तक यही स्थिति रही। GHI में 3 पैरामीटर। लेकिन जब ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2016 की रिपोर्ट जारी की गई
तो उसमें पैरामीटर में थोड़ा सा बदलाव किया गया। शिशु मृत्यु दर के आधा स्थान पर बाल मृत्यु दर रखा गया। पहला पैरामीटर कुपोषण, दूसरा बाल मृत्यु, तीसरा चाइल्ड वेस्टिंग और चौथा जो था चाइल्ड स्टंटिंग को रखा गया। यहाँ पर पैरामीटर में बदलाव किया गया। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2016 जिसे 2017 में जारी किया गया था, इसमें बदलाव किया गया और कहा गया कि हमें दो नए पैरामीटर पर विचार करना है कि कुपोषण के कारण कम वेट के बच्चे कितने पैदा हो रहे हैं, उनकी स्थिति क्या है। कुपोषण के कारण बच्चों की लंबाई में वृद्धि हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। ठीकनापन बौनापन की बात की गई, चाइल्ड स्टंटिंग और चाइल्ड वेस्टिंग की बात की गई। तो अब जो नए पैरामीटर बनाए गए, जीएचआई के 4 मानक हैं जो 2016 से प्रचलन में लाए गए। यह 4, पहला मानक बनाया गया कुपोषण, दूसरा पैरामीटर बनाया गया बाल मृत्यु दर, तीसरा बाल ठीकनापन और चौथा पैरामीटर बनाया गया कम ओजन के पैदा होने वाले बच्चे, कम ओजन के पैदा होने वाले बच्चे, बाल स्टंटिंग और बाल वेस्टिंग। अब यह 4 पैरामीटर बनाए गए। इनके आधार पर संबंधित संस्थाओं द्वारा ग्लोबल हंगर रिपोर्ट जारी किया जाता। हमने शुरू में कहा कि इनके द्वारा जो है, हम 4 संस्थाओं की बात कर रहे हैं, 3 संस्थाओं की बात किया। कहा कि एक इफरी और दूसरा वेल्थ हंगर हेल्प और कंसर्न वर्ल्ड वाइड, इन तीनों के संयोजन से जारी किया जाता। लेकिन 2016 के बाद इफरी ने अपने को इससे अलग कर लिया है। अब यह सूचकांक केवल वेल्थ हंगर हेल्प और कंसर्न्ड वर्ल्ड वाइज के द्वारा जारी किया जाता। अब इफरी की इसमें कोई भूमिका नहीं है। प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह में ग्लोबल हंगर इंडेक्स को लेकर के रिपोर्ट जारी की जाती है। जनरली यह 16 अक्टूबर को जारी की जाती है, विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर, लेकिन फिक्स नहीं है। और इसमें 4 पैरामीटर हमने बताया। पहला कुपोषण की बात की जाती है, दूसरा बाल मृत्यु दर की बात की जाती है, तीसरा यह कहा जाता है कि कुपोषण के कारण बच्चों की लंबाई में वृद्धि हो रही है और उनकी स्थिति, जिसे हमने बाल ठीकनापन का। चौथा यह बताया जाता है कि कुपोषण के कारण बच्चों की कम वेट के पैदा तो नहीं हो रहे हैं, कम ओजन के पैदा तो नहीं हो। माँ कुपोषित होगी तो बच्चा भी कुपोषित पैदा होता। इन पहलू, इन 4 की बात। अब देखो, पहले क्या था? कुपोषण था पैरामीटर, आज भी कुपोषण। पहले शिशु मृत्यु दर था, आज शिशु मृत्यु दर के स्थान पर बाल मृत्यु दर को सम्मिलित किया गया है। और 2 नए पैरामीटर बनाए गए। बाल कुपोषण को 2 भागों में बांट करके
यह 2 नए पैरामीटर बनाए गए हैं। तो हमने कहा कि अब यह 4 पैरामीटर है। कुपोषण में यह देखा जाता है कि किसी देश की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग कुपोषित है, जिसे न्यूनतम मात्रा में गुणवत्ता युक्त खाद्य पदार्थ नहीं मिल पा रहे हैं, जो उनको बुनियादी पोषक तत्व उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। कितनी फिर दूसरा बाल मृत्यु दर 2016 के पहले शिशु मृत्यु दर। तो शिशु मृत्यु दर में देखा जाता है कि 1 वर्ष तक ऐसे बच्चे जिनकी मृत्यु जन्म के पहले वर्ष तक हो जाती है, उन्हें शिशु मृत्यु दर कहा जाता, जबकि बाल मृत्यु दर में सामान्यतया 1 से 5 वर्ष के बीच ऐसे बच्चे जो 1 वर्ष से अधिक हैं, 5 वर्ष से उम्र के पहले उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उसे बाल मृत्यु दर कहा जाता है। फिर इसके बाद बाल ठिगनापन, कुपोषण, जो पहले बाल कुपोषण था उसको 2 भागों में बांटा गया। कहा गया कि बाल कुपोषण के कारण बच्चों के वेट में बच्चे कम वजन के भी पैदा होते हैं। बच्चों को पर्याप्त न्यूट्रिशन पोषण न मिलने के कारण बच्चों की लंबाई नहीं बढ़ पाती है। इन पर भी अब यह 4, तो इन्हीं को आधार बनाकर संबंधित संस्थाएं वेल्थ, हंगर हेल्प और कंसर्न्ड वर्ल्ड वाइज द्वारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स को लेकर रिपोर्ट बताई जाती है, जिनमें भारत सहित दुनिया के 100 से अधिक देशों में भूखमरी की स्थिति क्या है उसका मूल्यांकन किया जाता, आकलन किया जाता और उनकी स्थिति देश के सामने रखी जाती है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स का मान 0 से 100 होता है। इसका मान जितना अधिक होगा उसका मतलब है कि उस देश में भूखमरी की स्थिति उतनी गंभीर है। जितना अधिक होगा उतना भयावह माना जाएगा, और कम होना बेहतर मान। अगर कहा जाए कि किसी देश का GHI का मान 100 है, तो इसका मतलब वहां की 100% जनता भूखमरी का शिकार है। अगर GHI का मान 0 है, तो इसका मतलब है कि वहां भूखमरी नहीं है, वहां पर कुपोषण की स्थिति 0 है, वहां की कोई भी जनसंख्या पॉपुलेशन भूखमरी का शिकार नहीं है। हालांकि ये दोनों स्थितियां काल्पनिक हैं, इनके बीच की स्थिति ही रहती है। वर्तमान में जो है 2023 में जो ग्लोबल हंगर रिपोर्ट जारी की गई है, उसके अनुसार भारत का स्थान 125 देशों में 111वें स्थान पर रखा गया। जो ग्लोबल हंगर रिपोर्ट 2023 में 125 देश को सम्मिलित किया गया है। जहां तक भारत का स्थान है, भारत का स्थान 111वां। भारत से ऊपर पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश जैसे देशों को रखा गया। भारत सरकार इस रिपोर्ट को अस्वीकार कर देती है। भारत सरकार पिछले वर्ष भी इस रिपोर्ट को, उसके पहले भी और वर्तमान में भी भारत सरकार इस रिपोर्ट को मानने से अस्वीकार कर दे रही है। करे कि यह रिपोर्ट भेदभाव मूलक है। यह रिपोर्ट में जो डाटा कलेक्ट करने और विश्लेषण करने की पद्धति है वह पूर्णतया गलत है।
इस रिपोर्ट को हम स्वीकार नहीं करते हैं। हम इसे एक शरारत भरी रिपोर्ट मानते हैं, जहां पर भारत को नीचा दिखाने का प्रयास किया गया। हम यहाँ पर आंकड़ों के आधार पर भी प्रस्तुत करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के इसमें एक प्रमुख पैरामीटर बाल मृत्यु दर। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अनुसार 2020-21 में भारत में जो बाल मृत्यु दर थी वह 31 प्रति हजार थी, 31 पर 1000 थी। और भारत सरकार का कहना है कि यह 2019-20 में 35 थी, और जो 2022-23 में इसके कम होकर के 22-23 में इसे कम होकर के लगभग 24.4 होने का अनुमान है। 24.4। यह 2021-22 में घट करके 32 हो गई थी। अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं कहती हैं कि 2019-20 में भारत में बाल मृत्यु दर 35 प्रति हजार थी। भारत सरकार कहती है कि 2021-22 में यह कम होकर के 32, बहुत अंतर नहीं आंकड़े, और 23 में यह कम होकर के 24.4 होने जा रही है। तो भारत में बाल मृत्यु दर की स्थिति है। पाकिस्तान में बाल मृत्यु दर 60 से ऊपर है, 60 प्रति हजार से ऊपर है। फिर भी पाकिस्तान को भारत से ऊपर रखा गया। ऐसा क्यों? भारत में शिशु मृत्यु दर 28 प्रति हजार है, पाकिस्तान में शिशु मृत्यु दर 55.5 प्रति हजार है। फिर भी भारत से पाकिस्तान को ऊपर रखा गया। तो इस आधार पर पहला पैरामीटर हमने कहा कि भारत को इस रिपोर्ट के आधार पर जानबूझ करके नीचा दिखाने का प्रयास किया। आंकड़ों के आधार पर यह ऐसा नहीं आता। अब इसमें चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड स्टंटिंग, बाल ठिगनापन और बाल दुबलापन या कम। देखिए, सभी क्षेत्रों, भारत जैसे एक बड़े देश में सभी क्षेत्रों में लोगों की लंबाई एक समान नहीं हो सकती। लंबाई भौगोलिक कारकों पर, आर्थिक कारकों पर, जैविक कारकों पर, पर्यावरणीय कारकों पर, प्राकृतिक कारकों पर भी निर्भर करती। चाइना के भी लोगों की लंबाई देखिए, कोरिया और उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया के लोगों की लंबाई भी देखिए, मंगोलिया के लोगों की देखिए। हर जगह पर लंबाई एक समान नहीं है। तो भारत जैसे देश, जिसे एक हम उपमहाद्वीप के रूप में भी देखते हैं, लंबाई में एक समान वृद्धि नहीं हो सकती है, लंबाई में असमान वृद्धि होगी। पहले भारत सरकार बाल कुपोषण के संदर्भ में जो आंकड़े प्राप्त करती थी वह नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वेक्षण के आधार पर प्राप्त करती। लेकिन वर्तमान में देश का महिला एवं बाल विकास मंत्रालय अन्य एजेंसियों के माध्यम से आंकड़ा भी कुपोषण के संदर्भ में प्राप्त कर रहा। वेल्थ हंगर हेल्प का क्या नाम है कि भारत में 18.7% बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। यह 2019-20 का आंकड़ा वेल्थ हंगर हेल्प ने प्रयोग किया, जबकि भारत सरकार 2022-23 के रिपोर्ट में बताई है कि भारत में चाइल्ड वेस्टिंग 7.7%। अब सोचिए, वेल्थ हंगर हेल्प कब का आंकड़ा?
2019-20 का प्रयोग कर रहा, उसके आधार पर कह रहा है कि भारत में जो है 18.7% बच्चे कुपोषण का शिकार है। भारत सरकार का महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे के आंकड़ों के अनुसार 2022-23 में 7.7% बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। भारत सरकार द्वारा जारी किए गए आंकड़ों को WHO द्वारा प्रयोग किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा जारी किए गए आंकड़ों को FAO द्वारा अपनी नीतियों में रिपोर्ट में स्वीकार किया जा रहा है। ऐसे में यह प्रश्न उठता है कि वेल्थ हंगर हेल्प और कंसर्न वर्ल्ड वाइड जैसी संस्थाओं ने इन आंकड़ों को क्यों नहीं स्वीकार करते। दूसरा, वर्ल्ड पाकिस्तान में बाल मृत्यु दर 60 प्रति हजार से ऊपर है, शिशु मृत्यु दर 55% है। हमारे यहाँ जो अगर उनके भी आंकड़ों को रिपोर्ट बनाते हैं तो 2020-21 में 31 था, तो फिर भी पाकिस्तान का स्थान हमसे ऊपर कैसे हो गया, यह प्रश्न। भारत सरकार ने जो आंकड़ा जारी किया है, जिसे WHO ने भी एक्सेप्ट किया है, अगर उस आंकड़ों के आधार पर भारत सरकार के GHI का मान निकाला जाता है, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए आंकड़े, भारत सरकार द्वारा जारी आंकड़े जिसे GHI जिसे WHO ने स्वीकार किया, या पुन उसके आधार पर अगर हम भारत के GHI का आकलन करते हैं तो यह 9.8 आता है और हम विश्व के 48 GHI सूचकांक में हमारा स्थान है। लेकिन वेल्थ हंगर हेल्प ने भारत के GHI का मान अप्रॉक्सीमेटली 29 बताया, 28.7 बताया, जो काफी अत्यधिक है। इसके आधार पर हमारा स्थान 11वां है। यह एक विडंबना है। तो मित्रों, ग्लोबल हंगर इंडेक्स से संबंधित रिपोर्ट, इससे संबंधित अवधारणाएं आपके लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। सबसे पहले कि यह इंडेक्स किसके द्वारा बनाया गया, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा बना। पहली बार यह रिपोर्ट कब जारी गई, 2006 में। किन दो संस्थाओं के साथ मिलकर के इफरी ने जारी किया, वेल्थ हंगर हेल्प और कंसर्न्ड वर्ल्ड वाइज नामक 2 NGO के, जो विश्व बैंक से अनुदानित है, मान्यता प्राप्त है, फंडेड है इनके द्वारा। पहले इसमें 3 पैरामीटर लिए गए कि कुपोषण, किसी देश की जनसंख्या का वह भाग जो कुपोषण का शिकार है, पहला पैरामीटर। दूसरा पैरामीटर बाल कुपोषण, तीसरा पैरामीटर शिशु मृत्यु दर। परंतु ग्लोबल हंगर रिपोर्ट 2016 में इसमें बदलाव किया गया, मानकों को रीडिफाइन किया गया। तो इसमें अब 4 पैरामीटर है। पहला पैरामीटर है कुपोषण, अति कुपोषण। दूसरा बाल मृत्यु दर। तीसरा बाल ठिगनापन, बाल दुबनापन। यह 4 पैरामीटर हैं। इनके आधार पर इसे जारी किया जाता। इसका मान 0 से अधिक होता, 0 से 100 होता। 0 होने का मतलब है कि संबंधित देश में किसी भी प्रकार की भूखमरी नहीं है, कुपोषण नहीं है। लेकिन अगर इसका मान 0 से ऊपर है, जितना अधिक है वहां उतना ही अधिक भूखमरी की स्थिति है। तो कहने का अर्थ है कि अधिक मान होना भूखमरी की स्थिति को दर्शित करता है, कम मान होना
कम भूखमरी की स्थिति को दर्शित करता। भारत सरकार इस रिपोर्ट को अस्वीकार कर देती है, वह इससे सहमत नहीं है। इसलिए मैंने कहा, और पाकिस्तान से एक देश से हमने तुलना भी किया, इसलिए इसे हम एक शरारत भरी रिपोर्ट के नाम से संज्ञा दे रहे हैं कि यह एक शरारत भरी रिपोर्ट विश्व में एक ऐसी लाभी काम कर रही है जो भारत को हमेशा नीचा दिखाने का काम करती है। कहीं न कहीं ऐसे लोगों का प्रतिनिधित्व इस संस्थाओं में भी है। तो मित्रों, खाद्य सुरक्षा की समस्या भारत जैसे देश में ही नहीं है, बल्कि विश्व के विकसित देशों में भी है। भारत एक खाद्य उत्पादक देश ही नहीं है, खाद्य का निर्यातक देश भी है, खाद्य का सरप्लस उत्पादन करता। भारत में अगर कहीं कोई समस्या है तो वह डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर समस्या, बेहतर खाद्य प्रबंधन को लेकर समस्या, मैनेजमेंट को लेकर है, उत्पादन को लेकर नहीं है। भारत सरकार खाद्य सुरक्षा के लिए निरंतर प्रयासरत है, सुनिश्चित कर। इसको हम डिस्कस करने के बाद हम आप पहले थोड़ा सा खाद्य सुरक्षा के आधार पर विश्व के विभिन्न देशों का वर्गीकरण हम डिस्कस करना चाहते हैं। देखिए, विश्व WHO ने खाद्य सुरक्षा के आधार पर विश्व के देशों को 3 भागों में बांटा। यहाँ पर पैरामीटर जो बनाया गया, कैलोरी और प्रोटीन। पहला, लोग अल्प कैलोरी और अल्प प्रोटीन वाले देश, अल्प कैलोरी और अल्प प्रोटीन वाले देश। दूसरा, मध्यम कैलोरी और मध्यम प्रोटीन वाले देश, तीसरा, उच्च कैलोरी और उच्च प्रोटीन वाले देश, अल्प कैलोरी अल्प प्रोटीन वाले देश। दूसरा, मध्यम कैलोरी और मध्यम प्रोटीन वाले देश। तीसरा, उच्च कैलोरी और उच्च प्रोटीन वाले देश। WHO की एक विशेषज्ञ समूह ने यह परिभाषा दिया। खाद्य सुरक्षा, कुपोषण को ध्यान, कहा गया ऐसे देश, अब हम पहले ग्रुप के, जहां 2500 कैलोरी और 30 ग्राम प्रोटीन, यह पहले ग्रुप के संग। ऐसे देश जहां प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2500 कैलोरी और 30 ग्राम प्रोटीन से कम पोषक तत्वों की उपलब्धता होती है, उसे अल्प कैलोरी और अल्प प्रोटीन वाला देश कहा जाता है। भारत को इसी श्रेणी में रखा गया। भारत में जो गरीबी रेखा की परिभाषा है, जो कैलोरी के आधार पर दी गई है, पहले भारत में गरीबी रेखा कैलोरी के रूप में ही केवल परिभाषित की जाती थी। तो जो कैलोरी के रूप में जो परिभाषा है, उसमें का ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों के लिए 2100 कैलोरी को मानक माना गया है, पैरामीटर माना गया कि अगर ग्रामीण क्षेत्र का कोई व्यक्ति पर डे 2400 कैलोरी खाद्य पदार्थ पोषक और 30 ग्राम से 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्र का 2100 कैलोरी से कम पोषक तत्व प्राप्त करता है, तो उसे क्या माना जाएगा? अल्प कैलोरी अल्प प्रोटीन वाले देश, उसे गरीब माना जाए।
तो भारत में जो है जब डिफाइन 21 और 2400 है तो भारत को इस श्रेणी में रखा गया है। भारत कैलोरी और प्रोटीन की प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की उपलब्धता के आधार पर अल्प कैलोरी अल्प प्रोटीन वाले देश में आता है। दूसरा, मध्यम कैलोरी और मध्यम प्रोटीन वाले देश में। यहाँ जब कैलोरी की बात होती है तो 2500 से लेकर 3000 कैलोरी के बीच होती है, और प्रोटीन की जब बात होती है तो 30 ग्राम से लेकर के 60 ग्राम की बात आती है। तो इनको जो है हम मध्यम कैलोरी, इसमें खाड़ी के देश हैं, कुछ यूरोप के देश हैं, कुछ एशिया के देश हैं, उनको मध्यम कैलोरी और मध्यम प्रोटीन वाले ग्रुप में रखा गया। उच्च कैलोरी में कहा गया जहां ग्रेटर देन 3000 कैलोरी और ग्रेटर देन 60 ग्राम प्रोटीन, इनको उच्च कैलोरी। इसमें पश्चिमी यूरोप के अधिकांश देश या दुनिया के विकसित देश, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, जापान, सिंगापुर जैसे देश हैं। खाड़ी के देशों को मध्यम कैलोरी मध्यम प्रोटीन वाले देशों की सूची में। तो विश्व बैंक WHO का विशेषज्ञ ग्रुप ने इनके आधार पर 3 श्रेणियों में विभाजित किया है। अल्प कैलोरी अल्प प्रोटीन वाले देश, मध्यम कैलोरी और मध्यम प्रोटीन वाला देश, उच्च कैलोरी और उच्च प्रोटीन वाला देश। आपसे पूछा जाए कि भारत को किस श्रेणी में रखा गया, तो भारत को पहले श्रेणी में रखा गया, अल्प कैलोरी अल्प प्रोटीन वाले देश में रखा गया। खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में कहा जाता कि खाद्य सुरक्षा की अवधारणा केवल एक सामाजिक अवधारणा नहीं है। खाद्य सुरक्षा की अवधारणा केवल एक आर्थिक अवधारणा नहीं है। खाद्य सुरक्षा की अवधारणा एक चिकित्सीय अवधारणा भी है। खाद्य सुरक्षा के अभाव में व्यक्ति कुपोषित होता। व्यक्ति जब कुपोषित होगा तो उसका शारीरिक विकास नहीं होगा। व्यक्ति जब कुपोषित होगा तो उसका बौद्धिक विकास नहीं होगा, और जब व्यक्ति कुपोषित होगा तो उसकी प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी, और जब प्रतिरोधक क्षमता कम होगी वह व्यक्ति अनेक बीमारियों का शिकार होगा। तो खाद्य सुरक्षा के आधार पर WHO ने होने वाली बीमारियों को 3 भागों में बांटा। खाद्य सुरक्षा के अभाव, खाद्य सुरक्षा के अभाव के कारण होने वाली बीमारियां, होने वाली बीमारियों को 3 भागों, बीमारियों का वर्गीकरण। देखिए, पहला वर्गीकरण है प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी। प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी, दूसरा खनिज तत्वों की कमी से होने वाली बीमारी। तीसरा पहला हमने कहा कि प्रोटीन की कमी, दूसरा खनिज, तीसरा विटामिन्स की कमी। विटामिन्स की कमी के कारण होने वाली बीमारी। खाद्य सुरक्षा के अभाव में जो बीमारियां उत्पन्न होती हैं, WHO ने उनको 3 भागों में, प्रोटीन की कमी, खनिज तत्वों मिनरल की कमी और विटामिन्स की कमी। दोस्तों, प्रोटीन की कमी कुपोषण का सबसे बड़ा कारण है।
और भारत में प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत दाल है। इसलिए देखते हुए भारत सरकार दालों के उत्पादन को बढ़ावा देने पर लगी हुई, दालों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में लगे। हम खाद्यान्नों के उत्पादन में आत्मनिर्भर हैं, लेकिन हम दलहनी और तेलहनी फसलों के उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं है। हम दलहनी फसलों, तिलहनी फसलों के उत्पादन को लगातार बढ़ावा देने का, इसके लिए तिलहन मिशन, दलहन मिशन चलाया जा रहा, या अफ्रीकी देशों में भारतीय कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा दे रही हैं, वहां दालों की खेती कर रही है और वहां से दालें भारत लाई जा रही है। भारत सरकार चाहती है कि हम दालों के उत्पादन में पूर्णतया आत्मनिर्भर हो जाए एटसेट्रा। तो अभी हमने आपको बताया कि खाद्य सुरक्षा के अभाव में होने वाली बीमारी। अब हम आते हैं भारत में खाद्य सुरक्षा। मित्रों, भारत में कुपोषण, गरीबी, बेरोजगारी स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश को विरासत में प्राप्त हुई थी, देश को विरासत में प्राप्त हुई थी। जब 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हुआ तो उस समय गरीबी भी थी, बेरोजगारी भी थी, कुपोषण भी था, अन्य सामाजिक आर्थिक समस्याएं विद्यमान थी, जिसे देखते हुए भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, रोजगार उत्पन्न करने के लिए, गरीबी दूर करने के लिए अधिक अन्न उपजाऊ कार्यक्रम शुरू किया। जिसका उद्देश्य अधिक से अधिक अनाज को उत्पादन को बढ़ावा देना, जिससे कि लोगों की भूखमरी समाप्त की जा सके। सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया गया, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण को बढ़ावा देना, रोजगार उत्पन्न करना। यह कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 को शुरू किया गया। इसके पूर्व 1951 में एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम के रूप में पीडीएस चलाया गया, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम शुरू किया गया। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से लोगों को रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने की योजना चलाई गई। शुरू में यह योजना जिला प्रशासन द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया, बाद में इस योजना को इम्प्लीमेंट करने में पंचायतों की भागीदारी सुनिश्चित की गई। 1951 में भारत सरकार ने पीडीएस कार्यक्रम शुरू किया, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसका उद्देश्य खाद्य सुरक्षा की समस्या का समाधान करना, जिसका के अंतर्गत सरकार द्वारा रियायती दर पर लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता, रियायती दर पर लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। पीडीएस सिस्टम केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है, जिसे राज्यों द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता। 1992 में पीडीएस सिस्टम में पंचायतों को सहभागी बनाया गया। पहले यह कार्यक्रम राज्य सरकार जिला पंचायतों के माध्यम से क्रियान्वित करती थी, लेकिन बाद में इस कार्यक्रम को पंचायतों के, तो इसका नाम बदल करके आरपीडीएस रखा गया, जिसका उद्देश्य, इस कार्यक्रम का मूल लक्ष्य वही है कि लोगों को रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना।
परंतु इसमें थोड़ा परिवर्तन किया गया। परिवर्तन के माध्यम से पंचायतों को सहभागी बनाया गया। जब यह कार्यक्रम शुरू किया गया उस समय देश में पंचायती राज व्यवस्था नहीं थी। पीडीएस 1951 में शुरू की गई थी, लेकिन यह कार्यक्रम पंचायती राज व्यवस्था अक्टूबर 1959 में शुरू की गई। तो इसलिए जिला प्रशासन को, लेकिन धीरे धीरे पंचायती संस्थाएं मजबूत होती गई, उनको अधिकार मिलता गया। 1992 में उनको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया 73rd और 74 संविधान संशोधन के माध्यम से। तो इनका नाम, इसमें पंचायतों को सहभागी बनाया गया आरपीडीएस। इसी दौरान 1997 में टीपीडीएस, टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का कंसेप्ट लाया गया, जिसमें एपीएल और बीपीएल का कंसेप्ट लाया गया। गरीबी रेखा के ऊपर और गरीबी रेखा के नीचे वाले लोग, बीपीएल के लोगों को अति रियायती दर पर अनाज उपलब्ध कराया जाता और एपीएल के लोगों को थोड़ा उससे अधिक दर पर उपलब्ध। तो वर्तमान में पीडीएस के अंतर्गत एपीएल, बीपीएल और एक है अंत्योदय कार्ड धारक, अंत्योदय कार्ड धारक, और चौथा अन्नपूर्णा योजना। अंत्योदय में अति गरीब लोगों को बहुत ही कम दाम पर, एक तरह से शून्य मूल्य पर, शून्य तो नहीं है, जीरो, लेकिन बहुत ही कम दाम पर सरकार द्वारा राशन उपलब्ध कराया जाता है। अन्नपूर्णा योजना ऐसे वरिष्ठ नागरिक जिनकी आय का कोई स्रोत नहीं है, जिनका कोई देखभाल करने वाला नहीं है, उनके लिए 1999 में यह योजना चलाई गई, अन्नपूर्णा योजना। तो पीडीएस के अंतर्गत यह सभी क्रियान्वित की जा रही है। खाद्य सुरक्षा की समस्या का समाधान करने के लिए भारत सरकार द्वारा 1966 में हरित क्रांति शुरू की गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। 2007 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन शुरू किया। जिसमें शुरू में 3 घटक थे, चावल मिशन, गेहूं मिशन, दाल मिशन। इन 3 मिशनों के माध्यम से संबंधित फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देकर के खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना था। बाद में इसमें एक चौथा मिशन शुरू कर लिया गया। पहले इसके 3 थे, हमने कहा चावल मिशन, दूसरा गेहूं मिशन, तीसरा दाल मिशन। यह मिशन चलाया गया। यह मिशन 2007 में चलाया गया। केंद्र और राज्यों दोनों के लिए इसमें अलग अलग जिम्मेदारियां। 7 सूत्री योजना केंद्र के लिए, 7 सूत्री राज्यों के लिए। यह नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल द्वारा अनुमोदित कार्यक्रम था, अप्रूव्ड का। बाद में इसमें एक और मिशन शुरू कर लिया गया, तिलहन मिशन। तो इस कार्यक्रम का अब 4 घटक हो चुके हैं। यह एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम। अगला कार्यक्रम जो चलाया गया एक संविधिक कार्यक्रम के रूप में, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा गारंटी अधिनियम 2013। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा गारंटी अधिनियम 2013। यूपीए सरकार ने
खाद्य सुरक्षा के अधिकार को एक संविधिक अधिकार के रूप में मान्यता दिया। यह अधिनियम 2013 में लागू किया गया सिंबॉलिक रूप में। यह अधिनियम राजस्थान से लागू किया गया। इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि भारत सरकार 75% ग्रामीण आबादी को और 50% शहरी आबादी को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए कमिटेड है, वचनबद्ध है। अगर सरकार 75% ग्रामीण और 50% शहरी आबादी को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध नहीं करा पाती है तो उनको नगद भत्ता दिया जाएगा, जिसके माध्यम से वह बाजार से अनाज खरीद सके। यह अधिनियम 2013 में बनाया गया। शुरू में इसे सभी राज्यों ने लागू नहीं किया, पूरे देश में लागू नहीं किया। कांग्रेस शासित राज्यों ने लागू किया, भाजपा शासित या अन्य राज्यों ने नहीं लागू किया। लेकिन अक्टूबर 2016 में इस कार्यक्रम को पूरे देश में लागू कर दिया गया। अब हम आते हैं कोरोना कालखंड में। मार्च 2020 में लॉकडाउन लगने के बाद भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा गारंटी सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री अन्न योजना की शुरुआत किया, जिसमें लोगों को निशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। लोगों को निशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है प्रत्येक माह। मार्च 2020 से यह योजना चालू हुई और अभी तक योजना चल रही। यह विश्व का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा गारंटी कार्यक्रम है। इस पर जो भी खर्च आता है केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाता। लगभग 85 करोड़ लोगों को सरकार खाद्य सुरक्षा उपलब्ध करा रही है। देश की 85 करोड़ लोगों को एक केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम के माध्यम से खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। इसी दौरान वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना भी प्रचलन में लाई गई। पहले जिस जगह पर आपका राशन कार्ड बना होता था उसी जगह पर आप राशन प्राप्त करते थे, परंतु मजदूरों का माइग्रेशन भी होता था। मजदूर अपने गांव से अन्य शहरों में, अपने राज्य से अन्य राज्यों में नौकरी के लिए जाते हैं, लोग जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में उन्हें पीडीएस के अंतर्गत अनाज नहीं मिल पाता है। यह देखते हुए भारत सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना शुरू किया और इस योजना के माध्यम से यह सुनिश्चित किया गया कि भारत का कोई नागरिक जो जिसे पीडीएस कार्ड होल्डर है वह देश के किसी भी क्षेत्र में किसी भी दुकान पर जाकर के, सरकारी दुकान पर जाकर के अपने अंगूठे का निशान लगा करके मैच करा करके राशन प्राप्त कर सकता। यह पीडीएस सिस्टम में एक सुधार के रूप में लाया गया। पीडीएस सिस्टम में को बापू योजना के माध्यम से बायोमेट्रिक एथेंटिक फिजिकल यूनिट के माध्यम से लोगों का वेरीफाई किया जाता। तो भारत सरकार खाद्य सुरक्षा के लिए बड़े पैमाने पर सब्सिडी देती है, पीडीएस कार्यक्रम चला रही है, प्रधानमंत्री खाद्यान्न अन्न योजना चला रही है, जो दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम है। फिर भी भारत पर यह आरोप लगाया कि भारत में भूखमरी की स्थिति है, कुपोषण। मैं इसे स्वीकार नहीं करता हूं। भारत सरकार और भारत की सभी राज्य सरकारें लोगों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने पर
पर्याप्त बल दे रही हैं। जो उसमें कुछ लीकेज है पीडीएस सिस्टम में, उसको स्टेप बाय स्टेप दूर करने का प्रयास किया जा रहा, चरणबद्ध तरीके से उनका समाधान खोजने का प्रयास किया जा रहा। तो मित्रों, हम जो टॉपिक आपको डिस्कस किए ग्लोबल हंगर इंडेक्स, उसका मैंने बेसिक भी बताया, उसका एनालिसिस किया, और खाद्य सुरक्षा क्या होती है, खाद्य सुरक्षा से संबंधित भारत में जो कदम उठाए गए उन पर भी संक्षेप में मैंने आपको जानकारी उपलब्ध कराया। कभी हम खाद्य सुरक्षा को लेकर के अलग से भी हम चर्चा पर चर्चा करेंगे। वर्तमान में भारत सरकार खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा दे रही है, श्री अन्न योजना संचालित कर रही है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा दे रही है, मेगा फूड पार्क की स्थापना को बढ़ावा दे रही है, महंगाई को नियंत्रण करने पर बल दे रही है। तो मित्रों, खाद्य सुरक्षा का मुद्दा जो है एक वैश्विक मुद्दा है, और इस पर राजनीति से ऊपर उठ करके हमें कार्य करने की जरूरत। भारत में अगर खाद्य सुरक्षा की समस्या है तो वह उत्पादन से जुड़ी हुई नहीं है। देश का किसान पर्याप्त मात्रा में अनाज का उत्पादन कर रहा। भारत में खाद्य सुरक्षा की जो समस्या भंडारण से जुड़ी हुई है, खाद्य प्रबंधन से जुड़ी हुई है, रख रखाव से जुड़ी हुई और वितरण व्यवस्था से जुड़ी हुई है, सुशासन से जुड़ी हुई है, और लोगों की में जागरूकता की कमी और पंचायतों की निष्क्रियता से जुड़ी हुई है। तो मित्रों, भारत के बारे में जो रिपोर्ट में बताया गया उससे पूर्णतया मैं सहमत नहीं हूं, गलत है। मैंने आपको तथ्य भी बताया जीएचआई के, किन आधार पर मैं उनको गलत ठहरा रहा हूं उसे भी मैंने आपको बताया, और आगे भी। उम्मीद करता हूं कि आपको यह टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। इस पर आपको कोई प्रश्न में पूछना हो तो आप हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 9899879360 पर मैसेज भेज करके, कॉल करके आप पूछ सकते हैं। तो मित्रों, एक बार इसी के साथ आज की क्लास को यही हम विराम देते हैं। आपका इकोनॉमिस्ट उदयभान सिंह चैनल पर आपका पुनः हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो और हम आपसे एक बार पुनः आग्रह करते हैं कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, अपने लाइक करिए, अपने मित्रों को बताइए, जिससे कि इस प्रयास का उनको भी लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नवरात्रि का आज अंतिम दिन है। माँ भगवती आप सभी लोगों पर, सभी भारतवासियों पर अपनी कृपा बनाएं, यही मेरी शुभकामना है। हम अच्छाई की ओर बढ़ें। धन्यवाद।